नमस्कार। लोक प्रशासन की व्याख्यान श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय है मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल। मैक्स वेबर 19वीं 20वीं शताब्दी के एक जर्मन समाजशास्त्री हैं और समाज वैज्ञानिकों में उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया गया है। और इस विशेष स्थान का कारण ये है कि उन्होंने नौकरशाही मॉडल के रूप में सत्ता की एक तार्किक संरचना प्रस्तुत की, प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया जो तार्किक है और आधुनिक युग में सरकारी कामकाज के संचालन में प्रशासनिक संगठन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। ये मॉडल वेबर के द्वारा अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में प्रस्तुत किया गया और ये पुस्तक उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के माध्यम से वेबर ये बताना चाहते हैं कि कैसे आधुनिक समाज में जो औद्योगिक समाज है, पूंजीवादी समाज है, और उस पूंजीवाद के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था के रूप में सर्व स्वीकार्य की जाती रही है, ऐसे लोकतंत्र में सत्ता का स्वरूप कैसा हो, प्रशासनिक संरचना कैसी हो, प्रशासनिक संगठन कैसा हो जिसे सभी स्वीकार कर सकें और जो एक व्यवस्थित ढंग से सरकारी कामकाज का संचालन कर सके। बच्चों, मैं बता दूं कि पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित थे मैक्स वेबर और ये चाहते थे कि प्रशासनिक संगठन का रूप ऐसा हो जो पूंजीवाद के सबसे बड़े आदर्श लाभ को प्राप्त करा सके। और ये लाभ निश्चित रूप से ऐसे कार्मिकों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था जो सक्षम हो और जिनमें कार्य कुशलता देखी जा सके। जो सक्षम होंगे वही कार्यकुशल होंगे और वही समय पर कार्य के परिणामों को दे सकने में सक्षम होंगे। ये सोचकर वेबर ने नौकरशाही मॉडल प्रेजेंट किया। दूसरी बात यह थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों की कुछ सीमाएं होती हैं जिसके कारण ही प्रशासनिक संरचना का डेवलपमेंट किया जाता है, ऐसे प्रशासन का विकास किया जाता है जिसमें ऐसे कार्मिक कार्य करते हैं जो योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं और एक ही तरह का काम करते करते उनके अंदर एक तरह का विशेषज्ञता का भाव भी आ जाता है। यहां मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि आमतौर पर नौकरशाही शब्द का प्रयोग प्रशासन की बुराइयों को बताने के लिए किया जाता है। जहां जहां प्रशासकों में अहम भाव देखा जाता है, वो आम जनता से अपने आप को उच्च समझने लगते हैं क्योंकि वो विशेष योग्यता और अनुभव प्राप्त लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके इस व्यवहार को नौकरशाही व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ साथ नौकरशाही की और भी व्यावहारिक दृष्टि से बुराइयां हैं। कार्य में जानबूझकर विलंब किया जाता है, लाल फीताशाही अपनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि नौकरशाही शब्द आमतौर पर प्रशासन की बुराइयों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नौकरशाही यानी जो लोक सेवक है, प्रशासक हैं, वो कहलाते तो सेवक हैं, लेकिन वो शाही अंदाज में अपना जीवन जीते हैं, शाही अंदाज में सेवा करते हैं। वही अहम भाव जो सत्ता के साथ जुड़ा है, उनके अधिकारों के साथ जुड़ा है, उनकी योग्यता के साथ जुड़ा है, वो अहम भाव कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में दिखाई देता है।
जिसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था पर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन मैक्स वेबर ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग एक आदर्श मॉडल के रूप में किया है। ऐसा आदर्श मॉडल जो प्रशासनिक संरचना का व्यवस्थित ढंग से विकास कर सके और ऐसे मॉडल के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्मिक नियमों से बंधे हों और पद सोपानीय ढांचे में बंधे हों, तार्किक ढंग से कार्य कर सकें और कार्यकुशलता का प्रदर्शन कर सकें। तो आपको ये ध्यान में हमेशा रखना होगा कि भले ही वेबर ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया, मॉडल दिया, लेकिन उनका नौकरशाही मॉडल एक संरचनात्मक मॉडल है कि प्रशासनिक संगठन की संरचना कैसी होनी चाहिए। यहां ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन केवल लोकतंत्र में ही कार्य करता है। जब से सरकारी कामकाज की शुरुआत हुई है, व्यवस्था कोई भी रही हो, चाहे राजतंत्रीय रही हो, कुलीन तंत्रीय रही हो या कोई और रही हो, सभी जगह सरकार के कार्यों में सहयोग के लिए प्रशासनिक कार्मिकों की नियुक्ति होती रही है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासनिक संरचना है वो योग्यता आधारित संगठन है। यानी प्रशासन की जो संरचना है उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए पदों का निर्धारण किया गया है और हर पद के लिए एक निर्धारित योग्यता है। उस योग्यता को पूरा करने पर ही वो उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। राजतंत्र या कुलीन तंत्र में ऐसा नहीं था। वहां तो योग्यता का मापदंड यही था कि कौन राजा की पसंद का है या कौन शासक की पसंद का है, यही योग्यता का सबसे बड़ा मापदंड था। लेकिन आधुनिक जो नौकरशाही है उसमें व्यवस्थित ढंग से हर पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं और उन योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया जाता है, एक संस्थान भी विकसित किया जाता है। जैसे हमारे देश की बात अगर करें तो लोक सेवा में प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं और उन योग्यताओं का परीक्षण प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवा आयोगों के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और अभ्यर्थियों को चुनता है, योग्य अभ्यर्थियों को चुनता है। ये योग्य अभ्यर्थी जब चुनकर आते हैं तब प्रशिक्षण के बाद अपने पदों को धारण करते हैं। तो वेबर के नौकरशाही मॉडल में भी ये बताया गया कि जो नौकरशाही मॉडल है वो एक व्यवस्थित प्रशासनिक संगठन है। ऐसा प्रशासनिक संगठन जिसमें हर पद के लिए योग्यताएं पहले से निर्धारित हैं कानून के माध्यम से। वो कानून संविधान भी हो सकता है और समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून भी हो सकते हैं। केवल योग्यताएं ही निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि ऐसे नौकरशाही संगठन की एक विशेषता ये भी होती है कि हर पद के अनुरूप वेतन का निर्धारण भी कानून के माध्यम से किया जाता है। यानी प्रशासनिक अधिकारी जिस पद को धारण करते हैं उस पद का पर कार्य करने के लिए उन्हें वेतन प्रदान किया जाता है। उनकी सेवा शर्तें निश्चित की जाती हैं, उनके तहत ही रहकर वो कार्य करते हैं। वेतन की संरचना में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और वेतन आयोगों का गठन किया जाता है। हर देश में इसके लिए अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोक सेवक केवल सेवा भाव से ही प्रशासनिक पदों को धारण करते हैं। वो एक आजीविका के रूप में अपने पदों का धारण करते हैं और पद के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके साथ साथ इस नौकरशाही संगठन की
एक विशेषता ये भी होती है कि ये पद सोपान पर आधारित संगठन होता है। पद सोपान का मतलब है कि प्रशासनिक संगठन की जो संरचना होती है वो सीढ़ी नुमा होती है। पिरामिड के आकार का होता है प्रशासनिक संगठन, आधुनिक नौकरशाही संगठन, जिसके शीर्ष पर एक पदाधिकारी होता है जो उस विभाग का, उस संगठन का अध्यक्ष कहलाता है, और उसके नीचे क्रम से दूसरे अन्य अधिकारी होते हैं। इस तरह के संगठन की एक विशेषता यह भी होती है कि वो निचले स्तर पर सबसे ज्यादा कार्मिक होते हैं, और जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है वैसे वैसे कार्मिकों की संख्या कम होती जाती है। जितने भी आदेश दिए जाते हैं उस संगठन में, वो आदेश ऊपर से नीचे आते हैं, एक पदानुक्रम का पालन करते हुए। जैसे यदि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पदानुक्रम की व्यवस्था देखें तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन का जो संगठन है, उसके शीर्ष पर कौन है? जिलाधीश है। जिलाधीश अगर कोई आदेश देता है तो वो अपने से नीचे के अधिकारी यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एडीएम को देता है। एडीएम वो सूचना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तक पहुंचाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसीलदार को पहुंचाता है, और उसके बाद ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बीडीओ, और गांव में जो पंचायत अधिकारी हैं, जो लेखपाल हैं, पटवारी हैं, उन तक वो सूचना पहुंचती है, वो आदेश पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि पटवारी सीधे डीएम से संपर्क कर लेगा या डीएम सीधे पटवारी को आदेश देगा। पद सोपान की संरचना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर कार्य निश्चित प्रक्रिया के अनुसार हो और पदानुक्रम का पालन करते हुए। इसके साथ साथ पदों का ये जो क्रम होता है, हर क्रम पर अधिकारियों के अधिकार और दायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना हो, किसी तरह का कार्य का दोहराव ना हो, और विभाग के या संगठन के सभी स्तरों पर समन्वय बना रहे। इसलिए हर स्तर पर अधिकार और दायित्व विभाजित कर दिए जाते हैं। डीएम का क्या अधिकार होगा, कानून के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है, उसके दायित्व क्या होंगे। एडीएम के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे। एसडीएम के क्या होंगे, तहसीलदार के क्या होंगे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर के क्या होंगे, और पटवारी के अधिकार क्षेत्र की सीमा क्या होगी। ये सब कुछ कानून के माध्यम से निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा नौकरशाही मॉडल के अंतर्गत होता है, जैसा वेबर ने हमें बताया। इसके साथ साथ ये जो नौकरशाही का आदर्श रूप है, उसमें हर काम नियम और कानून के अनुसार होता है। जिसका जो अधिकार क्षेत्र है और उस अधिकार क्षेत्र के तहत रहते हुए कैसे उस कार्य को संपन्न करना है, नियम के अंतर्गत उसकी क्या प्रतिक्रिया प्रक्रिया बताई गई है, इसका हमेशा ध्यान रखा जाता है। और कभी भी प्रशासनिक अधिकारी नियमों और कानूनों से परे जाकर कोई कार्य नहीं करते। अगली विशेषता इस नौकरशाही संरचना की, नौकरशाही पर आधारित प्रशासनिक संगठन की ये है कि ये संगठन बिल्कुल निर्वैयक्तिक होता है। यानी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, कार्य वो करेगा नियमानुसार। उसकी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं होगी। व्यक्ति के रूप में उसकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जब वो सार्वजनिक पद पर बैठा है, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो नियमानुसार कार्य करेगा, वस्तुनिष्ठ ढंग से कार्य करेगा। किसी तरह का पक्षपात उसके मन में नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्राहक के प्रति
किसी भी व्यक्ति के प्रति उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो वस्तुनिष्ठता पर आधारित होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कोई काम का श्रेय, किसी भी काम का श्रेय उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। अनामता का सिद्धांत भी चलता है। सभी प्रशासनिक अधिकारी सरकार के की तरफ से कार्य करते हैं, सरकार के अंग के रूप में कार्य करते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होता। तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये आचार संहिता में भी आता है कि वो अपने कार्य के साथ अपने नाम को ना जोड़ें और वस्तुनिष्ठ ढंग से नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, संवैधानिक नियम हो या संसद द्वारा बनाए गए नियम हो, विधानसभा द्वारा बनाए गए नियम हो, उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करें। लेकिन इसके साथ साथ इन अधिकारियों को कई अवसरों पर स्वविवेक की शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। क्योंकि नियम और कानून तो एक बार बन जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं और प्रशासन सामाजिक जीवन में कार्य करता है, सार्वजनिक जीवन में कार्य करता है, लोगों के लिए कार्य करता है। लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की परिस्थितियां, लोगों की समस्याएं और सत्ता का स्वरूप, सत्ताधारियों का स्वरूप बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को कुछ अवसरों पर स्वविवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करने की इजाजत भी दी जाती है। ऐसे अवसरों पर जहां कानून मौन है या कानून स्पष्ट नहीं है या ऐसी परिस्थिति आ गई है जो जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी, तो ऐसी स्थिति में प्रशासकों से, प्रशासनिक संगठन में काम करने वाले अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर, अपने स्वविवेक का प्रयोग कर निर्णय लें और उस कार्य को संपन्न करें, उस समस्या का निवारण करें, उस आवश्यकता की पूर्ति करें। तो इस तरीके से नौकरशाही का एक आदर्श स्वरूप, प्रशासनिक संगठन की एक आदर्श संरचना मैक्स वेबर के द्वारा प्रेजेंट की गई और ये बताया गया कि इस तरह से अगर प्रशासनिक संगठन गठित किया जाता है तो ये सभी के लिए लाभकारी होगा। खास तौर से लोकतंत्र के जो उद्देश्य हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, उनको प्राप्त करने में सहायक होगा। और साथ ही कार्य जब कुशलतापूर्वक होंगे तो लाभ की संभावना भी रहेगी, जो पूंजीवाद का मूल मंत्र है। लेकिन वेबर के नौकरशाही मॉडल की आलोचकों के द्वारा आलोचना भी की गई और कई सारी कमियां इसमें बताई गईं। जिसमें सबसे पहली कमी तो ये बताई गई कि इस मॉडल के तहत, नौकरशाही के आदर्श मॉडल के तहत, इतना ज्यादा नियमों के कठोर पालन पर जोर दिया गया है कि बिल्कुल भी लचीलापन नहीं रह गया है। हर काम पद सोपान के अनुसार होगा, प्रक्रिया के अनुसार होगा, आदेशों के पालन का एक क्रम होगा, आदेश की एकता का पालन किया जाएगा। इन सब के कारण कई बार व्यवस्था या संगठन बड़ा रिजिड हो जाता है, कठोर हो जाता है। जबकि हम सब ये जानते हैं कि अधिक कठोरता मानवीयता के अगेंस्ट जाती है। कई बार ऐसी मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें नियमों के स्पिरिट में हमें काम करने की जरूरत होती है, न कि नियमों के वर्ड्स को ध्यान में रखकर, उनके स्वरूप को ध्यान में रखकर। प्रशासन में काम करने वाले लोग भी मनुष्य ही हैं और प्रशासन जिनके लिए काम करता है वो लोग भी मनुष्य हैं। और मनुष्य होने के नाते उनके अंदर संवेदनाएं होती हैं, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं, भिन्नताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की जरूरत होती है। लेकिन अगर केवल नियम जो बना दिए गए पहले से, उन्हीं का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए तो ऐसी मानवीय संवेदनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस मॉडल की आलोचना की जाती है कि इसमें जरूरत से ज्यादा नियमों के पालन पर जोर दिया गया है, जिसके कारण
ये अमानवीय सा होता प्रतीत होता है। सब कुछ मशीनवत करना है, पद सोपान का पालन करना है, नियमों के अनुसार चलना है। तो एक फिक्स्ड मशीनरी की तरह प्रशासन से कार्य करने की अपेक्षा की गई है, कुछ औपचारिक रूप से काम करने की अपेक्षा की गई है। जबकि औपचारिकता से ज्यादा कार्य संपन्नता पर जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन परिणाम उल्टा होता है कि नियमों के पालन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, हर काम प्रक्रिया से पूरा होना चाहिए। एक टेबल पर फाइल जाएगी, दूसरी टेबल पर जाएगी, तीसरी पर जाएगी। पूरी प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं कर लेगी तब तक उस पर कोई निर्णय नहीं होगा। तो ऐसा करने से काम में देरी भी होती है, जिसको लाल फीताशाही का नाम दिया गया। सरकारी दफ्तरों में जो फाइलें होती हैं वो लाल फीते से बंधी होती हैं, और कहते हैं कि एक फीते को एक टेबल पर खोलने में और फिर उसे बंद कर दूसरे टेबल तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण कार्य समय से संपन्न नहीं हो पाता। कई बार कई कार्यों की जरूरत होती है कि उन्हें तुरंत संपन्न किया जाए, लेकिन इस दृष्टिकोण के कारण काम में बहुत ज्यादा विलंब होता है, और इसका अंतिम बुरा असर ये होता है कि परिणाम सही समय पर अपेक्षित ढंग से प्राप्त नहीं हो पाते। सपोज कीजिए कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिला प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वो तुरंत उस पर कोई निर्णय ले, कोई कार्यवाही करे। लेकिन अगर प्रक्रियाओं के पालन पर ज्यादा जोर दिया गया, हर स्टेप को फॉलो किया गया, तो हो सकता है संकट काल बढ़ जाए और जिस लिए प्रशासन है उसका औचित्य सिद्ध ना हो पाए। तो इसीलिए आलोचक ये कहते हैं कि कार्य संपन्नता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, परिणामों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, बल्कि प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जबकि सरकार का, प्रशासन का जो लक्ष्य है, जन सेवा नाना क्षेत्रों में, वो सर्वोच्च, सर्वोपरि होना चाहिए। भले ही उस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रक्रियाओं में थोड़ी ढील देनी पड़े, नियमों में थोड़ी ढील देनी पड़े, हाँ, लेकिन नियमों की जो स्पिरिट है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नियम किस उद्देश्य से बनाया गया, वो उद्देश्य कभी भंग नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वेबर के इस आदर्श नौकरशाही मॉडल की आलोचकों के द्वारा आलोचना तो की गई, लेकिन हकीकत ये है कि ये आधुनिक प्रशासन की आधारशिला है। बिना प्रशासन की इस संरचना के लोकतांत्रिक सरकारें अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती। सबसे व्यापक उद्देश्य है लोक कल्याण का उद्देश्य। हालांकि इस समय के साथ साथ प्रशासन की बुराइयों को दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, और नौकरशाही शब्द के साथ जो बुराई जुड़ी हुई है उस बुराई को खत्म करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो वेबर के नौकरशाही मॉडल के विषय में हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन जिस व्यवस्थित ढंग से, जिस औपचारिक ढंग से वेबर ने नौकरशाही संगठन को प्रस्तुत किया, प्रशासनिक संगठन की एक संरचना के रूप में, वो काबिले तारीफ है। और ये उन सभी पक्षपातों, भाई भतीजावादों को खत्म करने की दृष्टि से सराहनीय है, जो पिछली शासन व्यवस्थाओं में प्रशासन पर हावी थी, क्योंकि ये निर्वैयक्तिकता का, वस्तुनिष्ठता का मॉडल प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ इसकी व्यावहारिक सीमाएं भी पूरी तरह स्पष्ट हैं। ये स्वीकार करते हैं कि इस संगठन में जो औपचारिकता है, उस औपचारिकता को मिनिमाइज करने की, न्यून करने की कोशिश की जानी चाहिए, और इसमें मानवीय तत्वों को स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये था वेबर का नौकरशाही मॉडल।
आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी।